नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 17 अगस्त और 17 अगस्त को आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, जो कि 4th शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है समाप्त हो गया है। 4th शिफ्ट के एग्ज़ाम के समाप्त होने के साथ ही आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो एग्ज़ाम है आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि 4th शिफ्ट में आपके जीके जी से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू से जिस दिन आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था उस दिन से लेकर आज सभी दिनों का एनालिसिस है, सभी शिफ्टों का कराया था। तो 4th शिफ्ट का नहीं करवाते हैं तो ये 4th शिफ्ट के बच्चों के साथ भेदभाव हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे हम लोग देख लेते हैं। बाकी जो प्रश्न नहीं मिले हैं आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, जो लोग भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था आपका कि आर्य समाज की जो स्थापना है आपका किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो ये जो आर्य समाज का जो स्थापना है वो किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन आज ही 7:30 बजे वाला जो लाइव क्लास आपका हो रहा है एसएससी एमटीएस का PYQ का, उसमें ही हमने आज ये कराया है। तो आर्य समाज का जो स्थापना है आपको उसमें बताए थे 1875 में हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, ये आर्य समाज आपका एक हिंदू आंदोलन था। इसके अलावा हमने और भी आंदोलन के बारे में बताया था। एक आपका ब्रह्म समाज के बारे में बताया है। ब्रह्म समाज का स्थापना आपका 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा आपका होता है। इसके अलावा एक आपका प्रार्थना समाज के विषय में बताया था, इनका जो स्थापना है 1867 में होता है आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, ये सभी हमने आप बताया था। जो लोग भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं हम लोग 7:30 बजे लाइव कर सकते हैं, डेली आपका क्लासेस चल रहा है। नेक्स्ट आपका है आंध्र प्रदेश का साक्षरता दर कितना है, यह पूछा गया था। 66.4% आपके ऑप्शन में दिए गए थे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका अनुच्छेद 24 से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 24 से संबंधित। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कारखाने आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है, जो कि आपका लगाता है अनुच्छेद 24। लेकिन कितने वर्ष के बच्चों का, ठीक है, कितने वर्ष के कम उम्र के बच्चों का, तो आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह आपका कारखानों आदि में रोजगार से प्रतिबंध लगाता है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 24 आपके ऑप्शन में ही दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 23 और 24 आज ही की क्लास में हमने आपको बताया है कि आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित एक आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसमें अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद बिना किसी अपवाद के किसी भी खतरनाक उद्योग या कारखानों या खदानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजा रेड्डी राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, आपका नाम ये राजा रेड्डी था या राधा रेड्डी था ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन लास्ट में आपका रेड्डी था। ठीक है, तो लास्ट में जब आपका रेड्डी था, तो लास्ट में जब आपका रेड्डी रहेगा तो वो जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार होंगे मोस्टली आपके कुचिपुड़ी नृत्य से ही होंगे। ठीक है, तो राजा रेड्डी था तो कुचिपुड़ी आपका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। अगर नहीं था तो आपका गदाम पद्मा रेड्डी भी हो सकती हैं, गदाम पद्मा रेड्डी। ठीक है, ये भी हो सकती हैं। तो बताइएगा आप लोग क्या था। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा ये दोनों आपके पति पत्नी हैं, युगल गुरु कोरियोग्राफर हैं। कुचिपुड़ी दक्षिण भारत नृत्य के रूप के प्रतिवादक के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित आपके लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी हैं, स्वप्न सुंदरी जी हैं, राजा रेड्डी राधा रेड्डी हैं। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति ये भी आपके कुचिपुड़ी से हैं, यामिनी रेड्डी कुचिपुड़ी से हैं, कौशल्या रेड्डी ये भी आपकी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कोयला या मिनरल्स किस पठार में पाया जाता है, तो छोटा नागपुर पठार इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार को भारत के खनिज हृदय स्थल के रूप में कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर छोटा नागपुर पठार आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पखावज वाद्य यंत्र का उपयोग है जो कि किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है, तो पखावज जो आपका शास्त्रीय नृत्य पखावज जो आपका वाद्य यंत्र है वो आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में आपका इसका जो यूज है किया जाता है। जैसा कि ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, हमने कई बार डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो आपका जो ओडिसी नृत्य में उपयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है आपका तबला हो जाता है, पखावज हो जाता है, हारमोनियम, श्रवण मंडल, सितार, बांसुरी, वायलिन, झांझ। ठीक है, ये सभी आपका ओडिसी नृत्य ही संबंधित आपके वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आपका है तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है,
तो तोताराम जो शर्मा है, आपको ये भी आपके पखावज वाद्य यंत्र से ही संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका पखावज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ वाद्य यंत्र से संबंधित हमने कलाकार को देख लेते हैं। तो एक आपके संतूर से पंडित शिव कुमार शर्मा है, भजन सुपारी जी आपके संतूर से है, बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया से पन्नालाल घोष जी, तबला से आपके जाकिर हुसैन को याद रखना है, अल्लाह रखा खां, सबीर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। इस प्रकार सरोद से आपका अलाउद्दीन खान को याद रखिएगा, अली अकबर खान को याद रखिएगा, अमजद अली खान को, बुद्धदेव दास गुप्ता को, शहनाई से आपको बिस्मिल्लाह खान को याद रखना है, कृष्ण राम चौधरी को याद रखना है, अली अहमद हुसैन को याद रखना है, सितार वादक से आपको पंडित रविशंकर को याद रखना है, प्रवेश खान को याद रखिएगा, अनुष्का शंकर जी को, बुद्धदीत मुखर्जी को, शाहिद प्रवेश खान को, सारंगी से शकूर खां, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा तो सुल्तान खान को याद रखिएगा, वीणा से जिया मोहद्दीन डागर को, अयारी श्याम सुंदरम को, डुराई अयंगर को। इसके अलावा अगला आपको याद रखना है रुद्र वीणा से, यह आपका असद अली खां को याद रखिएगा। इसके अलावा मोहन वीणा से आपको पंडित विश्व मोहन भट्ट को याद रखिएगा। वायलिन से आपके गोपाल कृष्णन को याद रखिएगा, ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका घटम TH विनायकरम को याद रखिएगा, EM सुब्रमण्यम को याद रखिएगा। मृदगम से आपको याद रखना है उमाल U शिवरमन को याद रखना है, उमल या पूरम इनका पूरा नाम है, लेकिन यू इसी भी याद रखिएगा। इसके अलावा राजराव KV प्रसाद राव को, मैडोलिन से U श्रीनिवास को याद रखिएगा। पखावत से आपके तोताराम जो अभी पूछा गया है, सुरबहार से आपका अन्नपूर्णा देवी को, गिटार से आपके ब्रजभूषण काबरा को, ठीक है। इसके अलावा दो आपके संगीत हैं, एक आपका हिंदुस्तानी संगीत है, एक आपका कर्नाटक संगीत है। कर्नाटक आपका दक्षिण भारत में, हिंदुस्तानी आपका उत्तर भारत में प्रचलित है। इनसे संबंधित भी कलाकार को एक बार आप लोग इसको रीडिंग डाल लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका कोशिका का खोज किसने किया था, तो ये भी आज के हमने 7:30 बजे वाला क्लास में है, जो कि डिस्कस किया है कि कोशिका का जो खोज है 1665 ईस्वी में आपका हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था। ये जो खोजे थे आपके वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, बोतल के कॉर्क का अध्ययन कर रहे थे, तब सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करते समय उन्हें कॉर्क की मृत कोशिकाओं को देखा था। तो मृत कोशिका का खोज इन्हें जाता है और जीवित कोशिका का खोज आपका ल्यूवेनहॉक को जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका देखिए, विजयनगर समाज से कोई संबंधित आपका प्रश्न आया था, ये भी प्रश्न नहीं मिल सका है, लेकिन विजयनगर समाज है तुगलक समाज का समकालीन था, ठीक है। लेकिन तुगलक समाज आपके ऑप्शन में था ही नहीं, आपका चोल था, पांडे था, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन क्या था, क्वेश्चन मिल नहीं पाया है। नेक्स्ट आपका है ऑक्टेव का जो नियम है कि खोज किसने किया था, तो 1865 में आपको मालूम होगा ऑक्टेव का जो नियम है जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था। जॉन न्यूलैंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका ब्रिटिश रासायनिक वैज्ञानिक था। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इसके अलावा एक आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक्स से M1 M2 M3 M4 को आपको मिलान करना था। तो जो M1 M2 M3 M4 है, 4 मौद्रिक समुच्चय थे जिनका उपयोग RBI ने 1977 से 1998 के बीच धन आपूर्ति की गणना के लिए किया था। वो आपका था, एक है M1 जिसे कि नैरो मनी के तौर पर जानते हैं। M1 प्रचलन में धन, बैंकिंग, रेलवे बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा, चालू और बचत खाते, और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास अतिरिक्त जमा के बराबर होता है। हमने आपको बताया था इसको याद रखने का ट्रिक C+DD+CD, ठीक है, आपका ये बताया था, ठीक है। आपका C मैंने करेंसी को बताया था कि सभी प्रकार की जो करेंसी है आपका नैरो मनी है। DD यानी डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। C और आपका एक कुछ और बताया था, शायद CD था या कुछ और था, एक बार देख लीजिएगा। आपका है M2 जो कि नैरो मनी के अंतर्गत आता है। इसमें आपका डाकघर, बचत बैंक, डाकघर, M1 तो आएगा ही आएगा, प्लस आपका डाकघर जो डाकघर में जितने भी पैसे जमा होते हैं आपके सेविंग या करंट, वो भी आपके M2 में आते हैं। M3 आपका ब्रॉड मनी कहलाता है। M3 में दोस्तों आपका M2 प्लस आपका बैंकों में की गई प्लस सावधि जमा, ये आपका M3 में आता है। M4 में आपका M4 डाकघर, बचत बैंकों में की गई किसी भी राशि की जमा के साथ M3 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आपको मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हस्तांतरण आय है, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर इनकम है। तो आपका ऑप्शन में शायद छात्रवृत्ति दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। हस्तांतरण आय तात्पर्य किसी भी आय से है जो कि प्राप्तकर्ता को भुगतान को बदलने में कोई सामान, सेवाएं या संपत्ति प्रदान किए बिना प्राप्त होती है। किया गया भुगतान या प्राप्त आय जिसमें किसी वस्तु या सेवा के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा है, हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। यह एक तरह का एक तरफा भुगतान है, इसलिए छात्रवृत्ति जो होती है इस श्रेणी में आपका आता है। तो ये प्रश्न आपके पूछे गए थे, ठीक है। और भी प्रश्न हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा अपने अपने डिस्कस करके, ठीक है। हम लोग मिलते हैं, हम लोग कल के आपका जिसका भी ESPFO SSC का एग्जाम है, कमेंट कर दीजिएगा, कल से आपका उसका एनालिसिस है जो कि दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग
उसी के एनालिसिस में, क्योंकि CHSL का एग्ज़ाम तो आपका समाप्त हो गया है। बाकी आंसर की आपका एक्टिवेट लिंक आ गया है, एक्टिवेट नहीं किया गया है, ठीक है। तो 1-2 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोग बताइएगा कितना आपका सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो तक के लिए जय हिंद।